दोनों नेता सामने आ गए। शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री सामने हैं आपके। बनारस की धरती पर कदम रखते हुए यहाँ पर बुद्धिस्ट भी नजर आए, बौद्ध धर्मावलंबी, उन्होंने स्वागत किया, शॉल पहनाया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रिश्ता भी बन जाता है कि ये जो बुद्धिज्म वहाँ जापान में है, प्रमुख धर्म से एक दो में से, ये यहीं से गया है वहाँ पर। लग रहा है कि बनारस पूरी तरह से इंतजार में है, बनारस जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे यहाँ पर पहुंचे हैं, खुद पीएम मोदी उनको लेकर यहाँ बनारस की धरती पर पहुंचे हैं। ये केवल रणनीतिक संबंधों का प्रश्न नहीं है, बल्कि दो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सहोदर भाइयों के बीच का संबंध है। ये इस तार को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तार को छेड़ने और जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जो आप तस्वीर में देखा आपने कि यहाँ से अब एबाउतपुर एयरपोर्ट पर कैसा स्वागत हुआ, ऐसा जैसा कि झूम उठा हो बनारस शिंजो आबे के आने से। और वो उनका रिश्ता हिंदुस्तान से कैसा है, बनारस से कैसा है, ये दिखाने की पूरी कोशिश, एक झलक हिंदुस्तान की, यहाँ के कल्चर की। ये जो तार जोड़ने की कवायद है, कोशिश है। आप जापान में रहते हैं आनंद जी, बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि जापानी पीएम को क्या हम एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं आज यहाँ से? देखिए, अभी जो भव्य स्वागत किया गया है, ये हम लोगों का सदियों पुराना परंपरा है अतिथि का स्वागत करने का। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है जापान के साथ हमारे रिश्तों को, कि जापान के साथ हमारा कितना पुराना रिश्ता है। ये आज का नहीं, सदियों पुराना रिश्ता है। बौद्ध धर्म हमारे यहाँ से वहाँ गया और काफ़ी फला फूला, हम लोगों से ज़्यादा वहाँ पे विकसित हुआ है। तो एक कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में एक संबंध है। उसी संबंध को ये दोनों प्रधानमंत्री यहाँ से और आगे ले जाने की तैयारी में है अब, और उस संबंध को सामने रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं उसको कहें तो ताज़ा किया जा रहा है कि देखिए ये है हमारा संबंध, और हम तो हमारी जड़ें एक हैं। बिल्कुल सर, ये बताने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। अब इसका फायदा राजकुमार जी, जिस समझौते के तहत जो सहयोग की बात हो रही है और जो आधुनिकता लाने की बात हो रही है हमारे इस देश में, शहरों में, बनारस में, सब जगहों पर, उसको भी मिलेगा। देखिए, जापान शुरू से ही टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्री रहा, और आज जो जापान का जो रुख हुआ है भारत के प्रति, एक कहीं ना कहीं भारत को ही फायदा होगा। और जो जापानी, आपने देखा बुलेट ट्रेन या स्मार्ट सिटी की बात करें या कोयटा के थ्रू, जैसा ही बनारस को भी डेवलप करना है, ये सराहनीय योग्य बात है कि आज इस तरह के लीडर अपने कंट्री में आ रहे हैं। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को, हम लोग जो भारतीय, इस चीज़ को माने कि अगर बनारस का डेवलपमेंट होता है तो नेचुरली जो दूसरे टाउन हैं जो कंपटीशन में रहेंगे, दे कैन डू बेटर एंड बेटर। तो आने वाले टाइम में, मैंने पहले जैसे कहा कि अगर बनारस के लिए तकनीक आते हैं, तौर तरीके आते हैं उसको बेहतर बनाने के, तो उसका फायदा हम दूसरे शहरों में उठा सकते हैं। जो आए उनका स्वागत भव्य तरीके से हुआ, और अब होटल के लिए गए हैं, वहां थोड़ा सा आराम, और फिर तुरंत जाएंगे। 5:45 के करीब कार्यक्रम है पहुंचने का दशाश्वमेध घाट। जी, घाट की सीधी तस्वीर भी देख रहे हैं, जो घाट को आज अलग तौर तरीके से सजाया गया है, और यहाँ पर जो तैयारी चल रही है, ये इस वक्त की तस्वीर सीधे जो आ रही है घाट से। ब्रांड बनारस को दुनिया भर में प्रचारित करने का भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है पीएम मोदी का, जो यहाँ पर होता दिख रहा है। आरती का एक संपूर्ण जो आध्यात्मिक चित्रण है वो आपको साकार होता हुआ आज दिखाई देगा। और आज मोदी और शिंजो आबे उसी नाव पर सवार होंगे जिसको कि मेयर बोलते हैं, जो कि पहली बार नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद जब वाराणसी गए थे और वहां जो पूजन आरती हुई थी, वो वही मेयर है जिस पर वो सवार होंगे। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसीलिए इस यात्रा को उस दृष्टि से देखिए कि शायद आज से एक वाराणसी के लिए एक नए सूर्योदय की शुरुआत हो सकती है। जो कल्पना प्रधानमंत्री की है, अगर वो साकार हो गई, उस रूप में दुनिया में संदेश गया, तो ये एक नया सूर्योदय वाराणसी के लिए होगा। और जो लोग इस पर एक नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, शायद उनके अंदर भी यह भाव पैदा होगा कि वाकई वाराणसी में बहुत कुछ हो सकता है और वाराणसी के लिए बहुत कुछ हो सकता है। ब्रांड वाराणसी के साथ साथ ब्रांड यूपी का भी इससे फायदा होगा। मैं समझूंगा आपसे और कैसे कैसे फायदा होगा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अखबारों के प्रमुख पेज पर स्वागत किया है
छपाया है इसके लिए इश्तिहार शिंजो आबे का यूपी की धरती पर, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, तो क्या ब्रांड यूपी को भी प्रमोशन मिल रहा है? लेकिन आनंद जी, आप हमें बताइए कि आप जापान में हैं, जापान के लोग भारत और जापान के रिश्ते को कैसे देखते हैं? और जो इस तरह से मोदी साहब गए थे, भव्य स्वागत वहां भी हुआ था, प्रोटोकॉल को तोड़कर शिंजो आबे उनको अपने साथ लेकर गए थे क्योतो तक, और अब यहां पर है शिंजो आबे, तो जापान के लोग इसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं भारत और जापान के बीच जो रिश्ता है वो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत ही पुराना है। लेकिन अभी जो जापानी वहाँ से आते हैं भारत दर्शन के लिए, हमारे जितने भी आध्यात्मिक शहर हैं वहाँ जाते हैं, बोध गया हो, वाराणसी हो, हरिद्वार हो, लेकिन कहीं ना कहीं लौटने के बाद उनको एक थोड़ा शिकायत जरूर होता है हमारे सरकार से। जो एक सिविक फैसिलिटी है वो जापान के तुलना में काफ़ी कम है। ये सभी पाश्चात्य देशी कुछ से ये कहीं ना कहीं अखड़ता है हम लोगों को भी भारतीय होने के नाते। और जो यहाँ पे कुछ भारतीय हैं जो पूरी तरह से सहयोग नहीं देते हैं कुछ मामलों में, उन धार्मिक स्थलों पे या कोई भी पर्यटन स्थल इस तरह का है, हमारा यूपी में है, राजस्थान में है, कहीं पे भी है, तो मैं सबको अपने देश की मैं बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां है। कुछ नहीं, काफी सुधार की गुंजाइश है। अतिथि देवो भव ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, वो हमें कहीं ना कहीं अपनाना होगा अपने अंदर, तभी ये क्योतो, वाराणसी ये बनाएंगे वो बनाएंगे, वो सार्थक हो सकता है, अन्यथा व्यर्थ है सारा कुछ, साफ तौर पे। बिल्कुल। राजकुमार जी, तो क्या आज जो कुछ हम होता दिख रहे हैं, जो मोदी साहब का विजन है, जो वो स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जो काशी को क्योतो के तर्ज पर ले जाने की बात कर रहे हैं, आपका की एक्सपर्टीज है इस मामले में टाउन प्लानिंग के तौर पर, क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में होता हुआ? देखिए, जैसे हमारे मित्र अभी बता रहे थे कि एक तो मेजर समस्या तो है ही, बहुत मेजर समस्या है। दूसरी बात क्या है कि आप बनारस की समस्या का देखें और कि मतलब हम लोग कैसे स्मार्ट सिटी, अगर क्योतो सपोर्ट भी करती है, जापान सपोर्ट भी करती है, तो क्या आपका टाइम फ्रेम होगा? देखिए, ये बहुत जरूरी है। हम लोग क्या इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा फेल हैं। अब बुरा ना माने, चाहे ई गवर्नेंस हो, कुछ भी, वी आर नॉट अ कंट्री टू इम्प्लीमेंट फोकसली। तो एक चुनौती होगी और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन। आप सेट करो कि 8 साल में मुझे बनारस को कर देना है या 9 साल में कर देना है, 5 साल। सेकेंडली, आपके सारा पैरामीटर्स को ध्यान में रख के चलना है। ऐसा नहीं कि हमने एक सस्टेनेबल तो कर दिया, एनर्जी आ गया, लेकिन रोड का वही हाल है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पावर सिस्टम फेल है, सोलर एनर्जी नहीं है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। होलिस्टिक अप्रोच आपको रखना पड़ेगा और डेडिकेटली फोकस्ड, तभी आप इंडिया का एक नया मॉडल दुनिया में दिखला पाएंगे विद इन 5 ईयर्स। नहीं तो फिर 5 साल के बाद वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक आपको होलिस्टिक अप्रोच डेडिकेटली डिवोशन के साथ और डिटरमिनेशन के साथ यस वो लेंगे तो सक्सेस होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। अगर नहीं करेंगे तो नेचुरली फिर इस तरह से लोग आएंगे, फिर डिस्कशन होंगी, फिर वही बात होगी। और जापान इसमें बड़ा सहयोगी बन सकता है, जैसा दिख रहा है। जापान, मैं आपको बता दूं, जो इसका पहले नाम क्या था, पहले जापान कोरिया टाई अप करते थे सिस्टर सिटी के रूप में। ये अगर हम स्मार्ट सिटी के अंदर लिया, लेकिन पहले हम चले जाएं 4 साल 5 साल पहले, 6 साल, क्योतो एक ऐसा जगह रहा है, उनका काफ़ी सिस्टर सिटीज हैं यूएस में, ग्लोबली। लेकिन चूंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग स्मार्ट सिटी के रूप में देख रहे हैं। सिस्टर सिटी का मतलब होता था कि कोई म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट वहाँ के म्यूनसिपल गवर्नमेंट से सपोर्ट ले सकते थे टेक्नोलॉजी के संबंध में। अच्छा। जैसा कि क्योतो और वाराणसी के बीच में हो रहा है। सिस्टर सिटी कहा जाता था पहले। अच्छा। आज भी बहुत सारे, जैसे आपका धनबाद ने भी किया हुआ है कुछ कोरियन सिटीज के साथ, आपका सियोल जैसे है, इस तरह क्योतो। आज चूंकि हम लोग डिस्कस करें स्मार्ट सिटी के परिप्रेक्ष्य में और जो प्रधानमंत्री आए हैं उस परिप्रेक्ष्य में, तो चीज़ें रही वही हैं, लेकिन चूंकि अब स्मार्ट सिटी के अंदर आ गया है तो पीछे भी सिस्टर सिटी में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, सिटी जैसे लेकिन हुआ बदलाव नहीं आया। तो आपको टाइम फ्रेम, उसमें डेडिकेशन, डिवोशन और स्टेक होल्डर का साथ, ये बड़ा सवाल है अवधेश जी कि ये जो पहले भी होती रही है चीजें, लेकिन अब जो मोदी जी जिस तरह से जिस प्लेटफॉर्म पे ले जाके जिस कैंपेन के साथ करते दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बातें इस बार सार्थक रूप से सामने आएगी? देखिए, अभी आनंद विजय जी ने जो बातें कही है उसमें महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने अभी 3 दिनों पहले
आपको याद होगा कि एक अखबार के कार्यक्रम में भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो धारणा बन गई देश में आज़ादी के बाद कि सब कुछ सरकारें करेंगी, सारी समस्या वहाँ से पैदा हुई है। अगर ये धारणा रहती कि काम सारा जनता को करना है, सरकार उसमें केवल सहयोगी की भूमिका निभा सकती है, तो हमारे देश की यह हालत नहीं होती। तो चाहे वो वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वो ले आना चाहते हैं, भारत को भी एक ब्रांड के रूप में दुनिया में पेश किया है, लेकिन अंततः निर्भर इस पर करेगा कि हम और आप, हमारे देश के लोगों का व्यवहार उसके अनुरूप होता है कि नहीं, हमारे अंदर वो आत्मविश्वास पैदा होता है कि नहीं, हम उसमें कितना सक्रिय रहते हैं, बाहर से आने वाले पर्यटकों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहता है, अपनी साफ सफाई, अपने शहर के, अपने आसपास की साफ सफाई के प्रति हम कितने जो है सतर्क और कितने सजग रहते हैं। लेकिन अवधेश जी, आप मानेंगे इसमें दो बातें हैं आप जो कह रहे हैं। एक तो बात यह है कि क्या आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तब आप लोगों से व्यवहार की उम्मीद करेंगे कि आप कूड़ा डालिए, लेकिन कूड़ेदान में, उसके लिए कूड़ादान का होना जरूरी है। मैं बनारस में चप्पे चप्पे घूम रहा था, कूड़ेदान ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था कूड़ादान। तो आप पहले कूड़ेदान तो डालेंगे आप। वो तो आप दिल्ली में भी जब ढूंढेंगे तो अभी उस स्थिति में नहीं है। आप बाथरूम ढूंढेंगे तो कई किलोमीटर चलते नहीं मिलेगा, आपको नहीं फिर मिलेगा। तो दीवार के किनारे ही सहारा बचता है, फिर तो वही नहीं मिलेगा। तो हाँ। ये बात तो ठीक है कि उसके लिए सरकारों को और नगर पालिकाओं को, लेकिन बगैर जन आंदोलन के, बगैर जन दबाव के ये सब कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो इसके लिए भी जनता की जागरूकता आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि ये कूड़े का डब्बा के लिए हम सरकार की प्रतीक्षा कराएं, उसमें तो एक कूड़े का डब्बा का खर्च मान लीजिए अगर 2000 रुपया आता है, 5000 रुपया आता है, तो कोई अकेले व्यक्ति भी कहीं डाल दे सकता है, कर सकता है। 5 लोग मिलकर ऐसे सामूहिक रूप से कर सकते हैं। तो ये भाव भी पैदा होना आवश्यक है। मोदी इसकी कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश हो रही है, लेकिन ये कहां तक सफल होगा। लेकिन मैं आज इसमें जाने के बजाय मैं तो इस पर केंद्रित हूं कि आज वाराणसी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज शिंजो अबे के साथ नरेंद्र मोदी स्वयं वहां उतरे हैं और जिस ढंग से भारत को एक ब्रांड के रूप में पेश किया है। चूंकि ब्रांड शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए आपसे मैं भी उधार लेता हूं बाजार के समय में, इसलिए वाराणसी ब्रांड को आज जिस रूप में पेश करना है, ये हमारी कामना भी है कि उसमें सफलता मिले और उसी प्रकार के शिंजो अभी वैसे धारणा लेके जाएं और उनके साथ आने वाले दूसरे अधिकारी, मीडिया के लोग और दुनिया में जहां जहां भी देख रहे हो, वो भी उसी प्रकार की धारणा लेके जाए कि एक बार वाराणसी देखने जरूर चलो कि वहां कुछ न कुछ है। तो मेरा तो आज का फोकस वहां है, केवल इस बात पर है कि वाराणसी को किस रूप में, कैसे और कितनी सफलतापूर्वक ब्रांड के रूप में दुनिया के सामने हम पेश कर पाते हैं। बेशक बेशक आप तो दुनिया भर घूमते हैं राजकुमार जी, आप हमें बता पाएंगे कि क्या ब्रांड इंडिया का ये मोदी जिस तरह से प्रमोशन में लगे हुए हैं वो होता दिख रहा है, उसका असर? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ। पहली बार मैं अपने लाइफ में मैं करीब 40-50 कंट्री घूम चुका और बड़े बड़े डिग्निटरीज, प्राइम मिनिस्टर रोल। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मोरक्को का मेरा फ्रेंड है, वो मुझे न्यूयॉर्क में मिला यूएन मीटिंग में। तो बोला कि भाई आपका हु इज़ योर पीएम? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो बोला नो आई डोंट रिमेंबर नेम आफ्टर मिस इंदिरा गांधी। आई वाज वेरी सरप्राइज। ही इज अ प्रोफेसर, ही लिव इन कनाडा। और अभी मैं जस्ट इजिप्ट के मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया था 2 महीना पहले, इनोवेशन इन गवर्नमेंट। तो मैं गया, ऑलमोस्ट एवरीबडी नो मिस्टर मोदी। तो पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे वाराणसी पहुंच गए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर जिस वक्त दोनों पीएम पहुंचे यहां पर काशी, और किस तरह का स्वागत उनका हुआ। रेड कारपेट वेलकम जो कहते हैं वो आपको यहां पर दिख रहा है होता हुआ। खुद सीएम अखिलेश यादव पहुंचे स्वागत के लिए, राज्यपाल भी पहुंचे उत्तर प्रदेश के। जानकार ये कह रहे हैं कि ये पूरी जो कवायद है वो ब्रांड बनारस और ब्रांड यूपी, इसे प्रमोट करने की है। मेरे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं राजकुमार जी, जो टाउन प्लानिंग एक्सपर्ट हैं और दुनिया की कई बड़ी एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं, और आनंद विजय जी हैं जो जापान में रहते हैं और जापान में रहकर जो वहाँ की दुनिया है, क्या है वहाँ की ताकत जिससे हम फ़ायदा ले सकते हैं, ये हमें समझा रहे हैं। ये जो सारी तस्वीर अब तक आ रही है राजकुमार जी, आप एज अ प्लानर आने वाले दिनों में
उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से क्या देख रहे हैं इसको फायदा पहुंचता हुआ? देखिए, मैं पहले बता दूं कि इंडियंस आर वेरी गुड प्लानर, बट इफ़ यू टॉक, हम लोग अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 5 साल या आप 10 साल या किसी आप ले लें आज़ादी के बाद, जो भी वो नहीं होते हैं। तो कमिटमेंट, आप कोई भी काम करें, अगर सामाजिक विकास की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, आज जो लोग आ रहे हैं बाहर के गणमान्य विजिटर्स इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, आपको एक कमिटमेंट देना होगा। तो क्या आपको मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज में और उनके जो काम काज का तौर तरीका है उसमें वो दिखाई दे रहा है कि इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? मैं बता दूं, देखिए सब चीज़ ठीक है, आपने प्लानिंग किया, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ आपका एक रोड मैप और इम्प्लीमेंटेशन, मैंने आपको पहले कहा, क्यों हमारी सरकार की योजनाएं या बनारस की लें, यूपी किसी भी राज्य की लें, अगर बनारस की हम बात करें, आज स्मार्ट सिटी है, अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो क्योटो क्या कर पाएगा? आप 5 साल बाद तो फिर वही घास के 3 पाथी पे आएंगे। तो मेरा कहना है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जापान से एक सहयोगी है, आर्थिक सहयोगी पहल अच्छी है, पहल अच्छी है, जमीन पर कैसे उतार रहे हैं सब कुछ इस पे कमिटमेंट होनी चाहिए। कमिटमेंट के साथ एक टाइम फ्रेम में आप टाइम बाउंड तरीके से तो जापान भी खुश होगा और आने वाले टाइम हो सकता है वो अदर सिटी भी दूसरे सिटी को सपोर्ट करे। क्योटो के अलावा भी वहाँ पे टोयोटो सिटी है, दे आर आल्सो डेवलपिंग स्मार्ट सिटी। तो वहाँ 4 स्मार्ट सिटीज हैं जो डेवलप हो रहे हैं। तो आज कोयोटो बनारस में आया है, हो सकता है कल लखनऊ मान लिया स्मार्ट सिटी बनने से दूसरे आ सकते हैं। तो यूपी के लिए ऑफ कोर्स बड़ी चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं, बड़ा मौका है। इसको कैसे इसका फायदा लिया जाता है ये देखना होगा कि भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इसको कैसे बुनाती है। एक आखिरी सवाल आपसे भी आनंद जी। मैं इस बार देव दीपावली में जब बनारस के घाटों पर था तो मैं पहली बार देख रहा था काफी जापानी कोरियन लोगों को। इतनी तादाद में मैं पिछली बार मैंने नहीं देखा था और मौकों पर नहीं देख रहा था, ज्यादातर वेस्टर्न्स लोग। तो क्या जापान के अंदर भी भारत को लेकर दिलचस्पी और बढ़ रही है जिस तरह से रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं? एक कहीं ना कहीं अभी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे उनका भी काफ़ी योगदान रहा इस चीज़ में। और जो रिसेंटली अभी मोदी साहब का जो विजिट हुआ था क्योटो से होते हुए, जो कि प्रोटोकॉल के बाहर का था, उसके बावजूद जो उनकी 4 या 5 दिनों की यात्रा थी, कंफर्म नहीं है मुझे कितने दिनों की थी, उस यात्रा से वहाँ के रहने वाले जापानियों के अंदर भारत के प्रति एक सकारात्मक सोच फिर से जागृत हुआ। अच्छा, जो मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो कमिटमेंट अभी दिख रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा वो नहीं कह सकते हैं अभी, लेकिन जो फिलहाल अभी जो कमिटमेंट है उनका किसी भी फील्ड में वो बहुत ही पॉजिटिव है। और इसका असर सिर्फ जापान में ही नहीं, बाकी देशों पे भी काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहा है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है इस विषय में। ये बात हमें राजकुमार जी भी कह रहे थे कि ब्रांडिंग की बात, जो ब्रांडिंग हो रही है और उसी कोशिश में लगे हुए हैं लगातार, और इसका फायदा आप कितना हम ले पाते हैं ये सब कुछ तय होगा कि कैसे जमीन पर उतार पाते हैं इन सपनों को, जो सपने बुने और दिखाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी है सर, जैसे मोदी जी कोई फैंटम या सुपरमैन नहीं है जी, वो एक इंसान है, कमिटमेंट के साथ आया है, उसमें हम लोगों का भी पूरा सकारात्मक योगदान बेशक बहुत ही जरूरी है। बेशक जनता भी अगर इसमें आगे बढ़कर के अगर जनता उसमें सकारात्मक सोच के साथ नहीं आती है योगदान में, तो सारा का सारा कागज जैसा कि आप जापान में देखते हैं कि जनता किस तरह से भागीदारी करती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, आनंद विजय सिंह साहब आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वाकई बड़ा दिन है और भारत के 3 दिन के दौरे पर आए हैं जापान के पीएम शिंजो आबे और पीएम मोदी अब वाराणसी में है। यहाँ 4:30 के आसपास दोनों प्रधानमंत्री पहुँचे बागपुर एयरपोर्ट पर। आपको हम तीनों तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि कैसे पहुँचे, कैसे स्वागत हुआ और राज्यपाल सीएम ने स्वागत किया यहाँ पर, और कैसे शानदार झांकियाँ भी प्रस्तुत की गई एक भारतीय संस्कृति की, कला की, यहाँ पर पीएम शिंजो आबे के स्वागत में। ये तस्वीर आप वाराणसी की धरती से देख रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर है, अभी पहुंचे हैं लगभग 4:30 के आसपास।